नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि यदुवंशी एडोल्पियन नेटवर्क चैनल पे। दोस्तों, आज का टाइटल उन लोगों के लिए लेके आया हूं जो कि डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुनते ही इसको मजाक समझने लगते हैं, या फिर डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी आर्टिकल, कोई भी पोस्ट जब सोशल मीडिया पे आती है तो उसको शक की निगाह से देखते हैं। तो दोस्तों, आज के टाइटल अपने आप में आप पढ़ पा रहे होंगे, लिखा हुआ है, आप लोग सोचिए जरा डायरेक्ट सेलिंग जीवन में क्यों है ज़रूरी और क्या है इसका फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में। तो आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो जो भी नए साथी चैनल पर पहली बार पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ज़्यादातर वीडियोस में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पे लाता रहता हूँ, सबसे पहले आपके पास में आएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का कारवां। और आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग पे। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग नाम अपने आप में ही डिफाइन कर रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग वो होती है जहां पर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में कंपनी के द्वारा डायरेक्टली किसको दिया जाता है, कंज्यूमर को, जो उपभोक्ता होता है। यूजुअली इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट जो कंपनी से चलता है और बीच में काफ़ी बिचौलिए होते हैं, रिटेलर होते हैं, रिटेलर से पहले स्टॉकिस्ट होते हैं, फिर उसके बाद में छोटी दुकान वाले होते हैं, उसके बाद कंज्यूमर के हाथ में आता है। तो काफ़ी बीच में इतने बिचौलिए होने की वजह से ₹1 का सामान चलते चलते ₹1.5 का पड़ जाता है और कॉस्ट बढ़ जाती है। और जब कॉस्ट बढ़ती है तो मार्केट में कम्पिटिटिव रहने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, क्वालिटी को घटा देती हैं। जब क्वालिटी प्रोडक्ट की घटेगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस वहीं पर रहेंगी और ये कमीशन वहाँ से निकलता रहेगा। इस वजह से क्या हो रहा है कि आजकल ये डायरेक्ट सेलिंग का एक नया कॉन्सेप्ट ईजाद हुआ है। 2011 में भारतीय गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक गजट पब्लिश किया था। उसके तहत अभी तक इंडिया में 462, मैं कह रहा हूँ 462 कंपनियां अपने आप को रजिस्टर करा चुकी हैं भारत गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के जरिए अपने सामान को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए। और ये ज़्यादातर इसमें 70% कंपनियां वो हैं जो आयुर्वेदा फील्ड में काम कर रही हैं, स्पेशली रोगों की बीमारी में सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट में काम कर रही हैं। कुछ डेली यूज आइटम्स में, जैसे आरसीएम की बात करें डेली यूज आइटम्स में, और द कंपनी एस्क्लेपियस की बात करें, एस्क्लेपियस स्पेशली लाइफस्टाइल डिसीज, जितनी बीमारियां हैं उनमें उनके पास में चूक दवाएं हैं, सप्लीमेंट हैं, इनमें काम करती हैं। तो चलिए साथियों, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जो पुराने ज़माने से चली आ रही है, पुरखों ने की है, अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं। काफ़ी दुकानें इसमें फेल भी हो रही हैं क्योंकि उतना अट्रैक्शन नहीं आ पाता ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। अब जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं, इसमें होता क्या है, कंपनी ने कोई सामान बनाया, उसके बाद में मैन्युफैक्चरर को दिया, मैन्युफैक्चरर ने सामान बना के दिया, उसके बाद छोटे छोटे जो उनके एजेंट होते हैं, एजेंट वहाँ से उठाएंगे, स्टॉकिस्ट को पकड़ाएंगे, जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं उनके पास में जाएगा, स्टॉकिस्ट से छोटे स्टॉकिस्ट के पास में जाएगा, जिसे हम कहते हैं सब स्टॉकिस्ट। वहाँ से फिर होल सेलर की दुकान है उनके पास में आएगा। होल सेलर से कौन खरीदता है, दुकान वाले खरीदते हैं, जिसे हम रिटेल सेलर कहते हैं। और रिटेल सेलर जो छोटी छोटी दुकानें हैं या मॉल्स हैं जिन पे डायरेक्टली कंज्यूमर जाके खरीदता है। तो आप देखिए बिचौलिए कितने यहाँ पर, और हर एक बिचौलिए का कुछ कमीशन इसमें निर्धारित होता है। तो अगर ₹1 का सामान निकलता है यहाँ से, पहुँचते पहुँचते 40% से 60% राइज हो जाता है उसकी प्राइसिंग में। तो जब प्राइसिंग राइज होंगी और सामान हमें चाहिए उतने का ही ₹1 का, तो कंपनियां क्या करती हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी घटा देती हैं, जिससे कि क्वालिटी घटेगी तो प्राइसिंग वही रहेगी और ये कमीशन निकलता रहेगा। इस वजह से लो क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं जिन्हें कंज्यूमर उपभोग में ला रहा है, और सालों साल ये चलता हुआ पूरा धंधा चलता आ रहा है। बट अब जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, डिजिटल युग आ चुका है, उसकी वजह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल फेल होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब चाहिए जगह पर सामान, और वो ऑनलाइन कंपैरिजन करके सामान खरीदते हैं। और जब कंपैरिजन होता है उस केस में ये छोटी जो दुकानें, जो रिटेल की दुकानें हैं, वो फेल हो जाती हैं। तो उनको बूम देने के लिए एक नया मेथड ईजाद हुआ जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। वहाँ पर क्या है, सामान सीधा कंपनी से कंज्यूमर को जाएगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को अगर कोई रिफ़र कर रहा है तो जो कंपनी उस रेफर करने वाले बंदे को एक अपॉर्चुनिटी देती है कमीशन कमाने का। वो सामान जाएगा और सामान पे कुछ कमीशन उसको मिलेगा, बट यहाँ पर ज़्यादा कमीशन होता है, यहाँ पर प्राइसिंग बढ़ जाती है, वहाँ पे प्राइसिंग नहीं बढ़ेगी। जब प्राइसिंग नहीं बढ़ेगी तो क्वालिटी मेंटेन रहती है। अब जैसे बात करें अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की,
तो डायरेक्ट सेलिंग में जैसे कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसमें किसी तरह का रेफरल पॉइंट नहीं है। जैसे मेरे को कोई बाइक खरीदनी है और मैं कहूँगा जय भाई आप जाके पल्सर खरीद लाओ, मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने उसको रेफर किया, अब वो दोस्त गया और वहाँ पे से उसने पल्सर खरीद ली, पैसा सीधा उसने किसको दे दिया, उस शोरूम वाले को दे दिया। अब मेरे को उसमें क्या मिला, कुछ नहीं, मैंने केवल उसको बताया और मेरे को कोई रेफरल प्रॉफिट नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए क्योंकि मैंने उस कंपनी को प्रमोट किया। आप किसी कंपनी को जब प्रमोट करते हैं उसकी एवज में कुछ परसेंटेज कमीशन आपको मिलना चाहिए। आप देखते होंगे आजकल जब भी टीवी चलाते हैं, टीवी पे इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आते क्यों हैं और एडवर्टाइजमेंट में इतने सारे लोग दिखाए क्यों जाते हैं, वो लोग उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उस प्रमोशन करने का भी पैसा लगता है। आप जानते होंगे अब शादी फादी के जब कार्ड छपवाते हैं तो उसमें आपका पैसा जाता है कि नहीं, और ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग जब आप लगाते हैं दुकानों की या फिर अपना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं सड़कों पे, जब होर्डिंग्स लगाते हैं उनका भी चार्ज लगता है। तो वो जो चार्ज है वही है प्रमोशनल चार्ज, इसको प्रमोशनल फीस कहते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि कंपनी का प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर के हाथ में जा रहा है और उसको प्रमोट कौन कर रहा है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलर। तो एक काफी लोगों को इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो बिना लागत लगाए हुए भी उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जबकि दुकान खोलने के लिए आपको लागत की जरूरत पड़ती है, जहाँ लाखों को रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। ये एक तरह है डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, रेफरल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। आप कंपनी के कितने भी प्रोडक्ट को रेफर कर दिए, जितना रेफर करेंगे आपको उतना उसमें से कमीशन मिलेगा और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। एक अपना हब क्रिएट कर सकते हैं, अपना एक एरिया क्रिएट कर सकते हैं जिसमें उन सामानों को आप प्रमोट कर सकते हैं, सेल करवा सकते हैं और आपको बेहतर इसमें से कमीशन मिलेगा। कमीशन मतलब अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है डायरेक्ट सेलिंग में, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं है। आप जिस दुकान के बारे में बता देते हैं, दुकान बहुत अच्छी, जाके सामान ले आओ और लोग सामान ले लेते हैं, आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता है। जबकि यहाँ डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या है, आपने कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताया और पर्सन जब खरीदने जाता है तो आपको उसमें प्रॉफिट मिलता है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक रेफरेंस है। तो दोस्तों अपने आप को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है और आज का जो युग है बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। आने वाले 10 सालों में ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल मार्केट से कंप्लीटली गायब हो जाएगा। आपके आंखों के सामने देखते देखते ये जो दुकानें जो हम गांवों में देखते थे वो खत्म हो गई। अभी क्या सुपर मॉल सुपर मार्केट आ गई। पहले किसी ने सोचा था सुपर मार्केट आएगी जहां लोग आराम से जाएंगे, अपने हिसाब से सामान उठाएंगे और चल पड़ेंगे। अभी सुपर मार्केट मॉल्स का भी जो सिस्टम है वो निकलने वाला है, क्योंकि आदमी पे टाइम ही नहीं है उस मार्केट में जाने के लिए। तो अब इसमें जो आने वाले 10 साल में ये सुपर मार्केट भी गायब होंगे और सीधा सीधा डायरेक्ट मार्केट, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट पे सामान घर पे आया करेगा। तो चलिए दोस्तों, जो नहीं चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो आप मार्केट से गायब हो जाएंगे। यही हुआ है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स थे, बिजनेस कंपनियां थी, वो मार्केट से ऐसे गायब हो गए जैसे कि गधों के सींग गायब हो गए थे। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए बेनिफिट क्या है डायरेक्ट सेलिंग का, जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया कि कंपनी सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट कंज्यूमर को देती है, तो इसमें जो बीच में जो प्रमोटर है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एक लीडर बनने का, डायरेक्ट सेलिंग का। इंटरनेशनल रीच उसके बिजनेस की बढ़ सकती है, एक ही जगह पे सेल नहीं होगी, कहीं पे भी वाइडर रीच ग्लोब में वो सेल कर सकते हैं। और इसमें अगर जो काम कर रहा है वो कमीशन कमा के करने अपॉर्चुनिटी के जरिए अपने सारे सपने पूरे कर सकता है और अपने फ्लेक्सिबल टाइम में कर सकता है। जब भी उसको टाइम मिलता है वो प्रमोट करे प्रोडक्ट को, सामान बिकेगा और अपना खुद के बॉस हो जाते हैं। जब चाहें जब उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और जितना सामान बिकेगा और आपको पैसा मिलेगा, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में था नहीं। तो दोस्तों अपने आप को चेंज कीजिए और चेंज ही इनवाइटेबल है और चेंज लाओगे और तभी ही आप मार्केट में टिक पाओगे। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देखना चाहता हूँ। इस इमेज को कितने लोग जानते हैं, इस कोडेक नाम को कितने लोग जानते हैं। पुराने जमाने में जब कोडेक कंपनी आई थी, कोडेक वो पहली कंपनी थी जिसने की मिडिल क्लास लोगों की काफ़ी मदद की, स्पेशली फोटोज खींचने में, क्योंकि पहले के ज़मानों में जो कैमरा होते थे वो पैसे वालों के हाथ में हुआ करते थे। अगर किसी पास कैमरा है तो हम समझते हैं बहुत पैसे वाला है। ये कोडेक कंपनी जब मार्केट में आई, 1988 की बात कर रहा हूँ, 1988 के टाइम में इस कोडेक कंपनी में लाखों की संख्या में वर्कर थे। अगर वर्कर की बात करूँ 1,70,000 कर्मचारी इसमें काम करते थे और दुनिया का 85% जो फोटो पेपर जो बनता था वो कोडेक कंपनी बनाती थी, ठीक है। और चंद सालों में देखते देखते ये कोडेक कंपनी मार्केट से बाहर हो गई। आजकल आप देखते रहेंगे कोडेक आपको नहीं दिखता होगा। तो ये वेल नॉन फोटोग्राफी कंपनी थी
और 1888 में इसका स्थापना हुई थी और ये चरम पे थी 1988 में। 1988 के आसपास इतने चरम पे थी कि सारे कोडेक कैमरा बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते थे, 4 से 5 हज़ार में ऐसा डिजिटल कैमरा आपको मिल जाता था। तो इस कैमरे के जरिए आपने बहुत सारी शादियों में फोटो खींचे होंगे, घर में फोटो खींचे होंगे, बहुत ईजी हो गया था चीज़ें। और जैसे ही डिजिटल कैमरा की क्रांति आई तो कोडेक ने अपने आप को चेंज नहीं किया। ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, आप क्या हो जाएंगे, ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे मार्केट के लिए और बहुत लंबे टाइम तक टिक नहीं पाओगे और टिकोगे नहीं, मार्केट से गायब हो जाओगे। तो क्या हुआ, फूजी फिल्म का नाम आपने सुना होगा। फूजी फिल्म के नाम से एक डिजिटल कैमरा मार्केट में आया और उसी के साथ फूजी फिल्म ने फोटो पेपर भी लॉन्च कर दिया। तो 1984 के आसपास में कंज्यूमर क्या हुआ कि फूजी फिल्म के नाम से एक कंपनी आई और उसने सस्ते दामों में कोडेक के कंपैरिजन में अच्छी क्वालिटी का फूजी फिल्म कैमरा निकाला जो कि फुल्ली डिजिटल था। इसकी वजह से क्या कोडेक का मार्केट डिक्लाइन होने लगा और धीरे इतने पे भी कोडेक कंपनी ने अपने आप में चेंजेस नहीं लाए, इसकी वजह से वो मार्केट से कंप्लीटली आउट हो गए। तो ये केवल एक ही नहीं, ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ HMT कंपनी, HMT कंपनियों की रिस्ट वॉचेस आती थी, बहुत फेमस थी और इतनी रिलायबल थी कि लोग आंख बंद करके इनके खरीदते थे। आजकल HMT गायब है क्योंकि HMT ने अपने आप को डिजिटल तरीके से पेश नहीं किया। आजकल की सारी घड़ियाँ डिजिटल हो गई हैं, स्मार्ट वॉचेस भी आ गए हैं। अगर आप आज के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो मार्केट से गायब होंगे। यही हाल HMT कंपनी का हुआ, ये भी गायब हो गए। और ये तो सब जानते होंगे। अगर 90s और 80s में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस चीज को जरूर जानते होंगे। ये बजाज कंपनी का स्कूटर था, बजाज चेतक बहुत फेमस हुआ था और बजाज चेतक उस जमाने में भी 25,000 का आता, मतलब प्राइसेस कम नहीं थी। 25,000 का तब भी आता था और अभी जब ये मार्केट से बाहर हुआ तब भी ये 25-27 हज़ार के करीब ये आपको स्कूटर आता था। अब स्कूटर उस समय पे इतना फेमस था कि सारी सड़कों पे ये दिखता था, जिसके पास में स्कूटर होता था उसको समझते थे बहुत पैसे वाला है, ये बहुत पैसे वाला है। पर उनने अपने आप की डिजाइन में चेंज नहीं लाए क्योंकि स्कूटर से बनी स्कूटी, फिर आई बाइक और जब बाइक मार्केट में आई तो बजाज ने अपने आप को बाइक के मार्केट में उतारा। बहुत लेट में आके बजाज जब पल्सर और प्लेटिना जब निकाली थी वो बहुत टाइम के बाद में जाके इन्हें निकाली। उससे पहले हीरो होंडा मार्केट में आ गई थी, फिर हीरो होंडा ये कंबाइन करके इनसे पहले ही अपना लॉन्चिंग कर चुके थे और इस तरह से ये भी मार्केट से बाहर हो गए। नोकिया के बारे में कौन नहीं जानता। नोकिया इंडिया की नहीं, ये फिनलैंड की कंपनी थी और इंडिया में सबसे ज्यादा इसके यूजर्स थे और इंडिया नहीं अक्रॉस दी ग्लोब नोकिया के तगड़े सब्सक्राइबर थे, मतलब तगड़े यूजर्स थे। और ये नोकिया हमारी आंखों के सामने देखते देखते गायब हो गया क्योंकि इसने भी अपने आप डिजाइनों में चेंजेस लाए क्योंकि डिजिटल मतलब LCD LED स्क्रीन आ गई और उसके साथ में काफ़ी स्मार्ट फंक्शंस भी आने लगे। उन्होंने अपने डिजाइन में चेंज नहीं लाए और आज मार्केट से गायब है। और वही इसी तरह से बात करें टीवी की, जिसका नाम है डायनोरा। डायनोरा बहुत कम लोगों को नॉलेज होगी। डायनोरा की बात करें तो 1973 में ये साउथ इंडिया की फेमस ब्रांड थी इंडिया के अंदर में। और ये सबसे ज्यादा टीवी बिकी जाती थी, मिडिल क्लास और पुअर कैटेगरी के लोग इसको खरीदते थे क्योंकि कम कॉस्ट में आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। 1973 में तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और बिजनेस ओवल रेडी डायनाविजन लिमिटेड ने मिलके इसको बनाया था और रातों रात ये टीवी इतनी फेमस हुई कि एक दिन में 1,000 से लेकर 3,000 टीवी सेट बिकने लगे। इतना भयंकर तरीके से इसकी सेलिंग बढ़ी थी। हुआ क्या, जैसे ही कलर टेलीविजन मार्केट में आए और कलर टेलीविजन आते ही डायनोरा ने आपको चेंज नहीं किया। कलर टेलीविजन के आते ही 1999 के आसपास में 1995 में इसका मार्केट गिरने लगा। मार्केट गिरा, फाइनली 1998 में ये दिवालिया हो गई ये कंपनी और 1999 में इस कंपनी को एक्वायर किया BIFR ने और फाइनली ये मार्केट से बाहर। और ये रेडियो के बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में कौन नहीं जानता। उस जमाने में ट्रांजिस्टर में ही हम सबको सुना करते थे, गाने वगैरह ट्रांजिस्टर में शाम को बैठते थे। मतलब हमारे पिताजी के कल्चर की बात कर ले 90s 80s में तो ये मर्फी का रेडियो बहुत फेमस था। मर्फी का रेडियो भी देखते देखते मार्केट से गायब हो गया। राजदूत को कौन नहीं जानता। राजदूत 90s 80s की वो फेमस बाइक थी जो कि ग्रामीण इलाकों में पाई जाती थी। तो ग्रामीण इलाकों के लिए इसमें बहुत ही पावरफुल बाइक थी और ज़्यादातर लोगों को हाथ में आई थी। और इसका इकोनॉमी माइलेज की अगर बात करें तो 80-85 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज राजदूत ने दिया था। कितनी भी पुरानी कंडीशन की राजदूत हुआ करती थी तो 80 किलोमीटर पर लीटर का
माइलेज देती थी, और ये भी मार्केट से गायब हो गई बिकॉज जब राजदूत के कंपैरिजन में हीरो ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली तो वो नए फीचर्स के साथ में थी। नए फीचर्स के साथ ही अच्छा बॉडी बिल्ड था, तो उस बॉडी बिल्ड में ये अपने आप को चेंज नहीं कर पाए और कंप्लीटली मार्केट से अपना सामान समेट के ये गायब हो गए। और उसी दौरान बुलेट भी चला करती थी, अगर आपको याद हो, बुलेट थी, एचडी थी, काफ़ी बाइक थी, वो भी इसी वजह से मार्केट से आउट हुई। फिर उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म किया और बुलेट दोबारा से मार्केट में आपको दिखनी स्टार्ट हो गई। तो यही हाल एम्बेसडर का हुआ। एम्बेसडर भी मार्केट से देखते देखते ही सन 2010 और 2009 के आसपास में कंप्लीटली मार्केट से वाइप आउट हो गई। अब दोबारा से सुनने में आ रहा है कि एम्बेसडर नए फीचर के साथ में 2027 तक मार्केट में दोबारा से री एंट्री मारेगी अपनी पूरी नई डिजाइन के साथ में। तो दोस्तों इससे आपको सीखने को मिलता क्या है? इससे सीखने को ये मिलता है दोस्तों, अगर आपने आप बढ़ते हुए युग, जो जिस फास्ट स्पीड से युग चल रहा है, टाइम चल रहा है, अगर आपने अपने आप की आदतों में चेंजेस नहीं लाए और नई चीज़ें नहीं सीखी, नए बिजनेस मॉडल नहीं सीखे, नए काम करने नहीं सीखे, तो दोस्तों आप की हालत जो है उसी तरह की और उससे बदतर होती जाएगी। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में नौकरियां तो खत्म हो रही हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो दोस्तों क्या चेंजेस आने वाले हैं अगले 10 सालों में, मैं आपको थोड़ा सा उसका एक रिकैप दे देता हूं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपको अगले 10 सालों में क्या होने वाला है वो चीज़ को देखिए। अगले 10 सालों में 70 से 90% जो उद्योग हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। और ये चौथी औद्योगिक क्रांति आ चुकी है। 3 क्रांति ऑलरेडी भारत देख चुका है, चौथी औद्योगिक क्रांति आ चुकी है। जहाँ तक ये उबेर की बात करें, उबेर क्या था दोस्तों? ये उबेर की आजकल कारें मिल जाती हैं आपको, ठीक है, इजीली घर बैठे आप उबेर के ऐप पे चले जाओ और आप वहाँ से बुक कर दो, कार आपके सामने। उबेर एक सॉफ्टवेयर था एक्चुअली, और उसकी अपनी खुद की कोई कार नहीं, ठीक है, खुद की कोई कार नहीं, और दुनिया की आज सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है ये। टैक्सी कंपनी खुद की कोई एक टैक्सी इन्होंने खरीदी और जगह जगह पे इनके अपने हेडक्वार्टर्स हैं, मतलब ऑफिसेज हैं अक्रॉस दी ग्लोब। और देखिए देखते देखते ये दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी बन गई। इसके अलावा एयरबीएनबी दूसरी कंपनी थी, एयरबीएनबी, ये अपनी इंडिया की कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी है, ये एक होटल कंपनी है, ठीक है। जैसे अपने इंडिया में ओयो एक बहुत बड़ा ब्रांड इसी तरह से बना, तो एयरबीएनबी दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, जबकि इसके पास अपना खुद का एक भी होटल नहीं है। इनके अलावा काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको दिख जाएंगे, ओयो है, पेटीएम है, ओला है। ये क्या है दोस्तों? इनका कोई अपना सेटअप नहीं है, इनका कोई फिजिकल अपना एसेट्स नहीं है, बट इनने एक सॉफ्टवेयर बनाया और लोगों की नीड को समझा के, लोग आलसी हो रहे हैं, लोगों को जगह पे चाहिए। होटल जब कोई लेने जाता है तो उसको सर्च करना पड़ता है, रोडों पे घूमना पड़ता है, तो चीज़ें उनके लिए ईजी हो गई। वो ओयो के ऐप में जाएंगे, सीधा उन्होंने देखा कि होटल कौन सा सस्ता है, कंपैरिजन किया और ले लिया। और ओयो भी इसी तरह से 1-2 होटल से स्टार्ट हुई थी दिल्ली से, और दिल्ली में एक इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गया था, बीच में इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के उसने ये आइडिया लगाया कि होटल खाली पड़े रहते हैं, तो क्यों ना इनको कम रेट में भर दिया जाए, और इस तरह से ये ओयो की स्टार्टअप हुई। और आज देखा जाए तो वर्ल्ड के 7वीं होटल सीरीज में ओयो आता है, ठीक है। चाइना की नंबर 1 ब्रांड है ओयो, है इंडिया की, पर चाइना में इसने मतलब मचाया हुआ है, तहलका मचाया हुआ है। तो दोस्तों ये सब इसलिए हो रहा है कि ये समय के साथ में चल रहे हैं और समय के साथ दौड़ रहे हैं। और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, IBM वाटसन। बहुत कम लोग जानते होंगे IBM वाटसन के बारे में। IBM वाटसन क्या है? IBM वाटसन एक लीगल कंसल्टेंट कंपनी है, कहाँ की? अमेरिका की। अमेरिका में आजकल लोग, जैसे हमारे यहाँ पे कोई लीगल काम करवाना हो तो हम तहसील भागते हैं या जिला में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, वहां से काम कराएंगे, वकीलों के चक्कर लगाएंगे। ये IBM वाटसन एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। IBM वाटसन ने वकीलों की नौकरी ले ली, कहाँ के? US की। इस पे सीधे आप जाओ, सब तरह की ये आपको कंसल्टेंसी दे देगी। IBM वाटसन नाम का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो सारे लीगल एडवाइस देता है। और अगले 10 सालों में ऐसा अनुमान है कि US में 90% जो वकील हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, और जो 10% बचेंगे, ठीक है, वो या तो सुपर स्पेशलिस्ट होंगे, मतलब हाई लेवल के होंगे, तो ही सर्वाइव कर पाएंगे, वरना मार्केट से गायब हो जाएंगे। इसके अलावा ये देखिए, अब कारों की बात कर ले। जैसा कि आप सुनते आ रहे होंगे कि देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट की एक लिमिट होती है, क्योंकि वो खत्म होता जा रहा है, सोर्स खत्म होता जा रहा है। तो अब जमाना क्या किसका आने वाला है? इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कारें। और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कारें मार्केट में आने वाली हैं। तो आप सोच लीजिए कि ये हाइब्रिड जब ये मार्केट आएंगी, ठीक है,
तो सड़कें क्या होंगी, खाली हो जाएंगी। क्योंकि 90% जो कार्स है वो कैसे चल रही है, पेट्रोल से है, वो तो पूरा के पूरी खराब होने वाली है अगले 5 से 10 सालों में, मार्केट से गायब। तो केवल ये कारें आपको दिखेंगी। तो भैया आने वाला टाइम फिर से नेचुरल चीज़ों से चलेगा। प्रकृति फिर से अपने आप को रीजनरेट कर रही है, मतलब रीजनरेट कर रही है, अपने आप को चेंजेस ला रही है। तो दोस्तों आपको इन सारे से सब चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि जब उबेर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होकर आपके लिए कारों को दे रहा है, तो इस तरह से काफ़ी आइडियाज़ हैं जिनको अपना के आप अपने लाइफ में काफ़ी चेंज ला सकते हैं। तो समय के साथ बदलने की तैयारी कर लें दोस्तों। इसलिए व्यक्ति को समय अनुसार अपने व्यापार, अपने स्वभाव में बदलाव करते रहना चाहिए। और टाइम के साथ में जो अपग्रेड नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिए कि टाइम के साथ में जो चेंज नहीं होता उसे टाइम चेंज कर देता है। और देखिए आज का युग क्या है, ड्राइवरलेस कार्स भी, ये कॉन्सेप्ट भी आ चुका है। अब ड्राइवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ड्राइवरों की नौकरी भी जा रही है। तो देखिए नौकरियों पर तगड़ा संकट है। अगर ड्राइवरलेस कार आ गई तो ड्राइवर जो आज हम हायर करते हैं, ड्राइवर को नौकरी नहीं मिलेगी, ड्राइवर भी नौकरी लेस हो गए। कंप्यूटराइज्ड टीचर आ गए दोस्तों, कंप्यूटर टीचर रोबोट बन के पढ़ाएगा तो टीचर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर सेक्टर में नौकरियां कम हो रही हैं। तो आपके पास में ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है एक बिजनेस स्टार्ट करने का। और बिजनेस मांगता है लागत, जिसे कहते हैं पोटेंशियल तो होना चाहिए और साथ साथ में पैसा होना चाहिए। और पैसा हर एक के पास में है नहीं, तो आपके पास में एक ही चीज बचती है, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, किसी भी कंपनी से अपने आप को एसोसिएट करके उस कंपनी के प्रोडक्ट को डायरेक्टली आप सेल करवाइए, उसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इसमें कम लागत में आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो दोस्तों ऐसी किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ना जाने दें। और जैसे आप रुपए की बात कर लें, जो पुराने जमाने में हम रुपए मेड़ के अपनी जेब में रखा करते थे, आजकल रुपए कोई लेके चलता नहीं, पर्स का जमाना चला गया। क्योंकि सारी चीज अपने मोबाइल के अंदर में है, फोन पे, पेटीएम, इनसे पैसा देते हैं, आगे ये कार्ड से देते हैं। ठीक है, अभी तो डिजिटल करेंसी भी आने वाली है। ठीक है, सारा पैसा डिजिटल ही रहेगा। तो पैसा भी देखिए, जब इन सब चीजों में इतने चेंजेस आ रहे हैं, आपकी आंखों के सामने देखते हुए चेंज आ रहे हैं, तो इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों, अपने स्वभाव में अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो खुद आप सोच लीजिए कि अपनी बीमारी, अपनी परेशानी के कारण आप खुद हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं इस टॉपिक को यहाँ क्लोज करना चाहूंगा। तो एक इंपॉर्टेंट कोट के साथ में, इस फोटो को कितने लोग जानते हैं, इसका नाम है वॉरेन बफेट। ये इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का टॉप इन्वेस्टर है। इसने एक बात बोली थी, कभी भी सिंगल इनकम सोर्स पे डिपेंड ना रहे, हमेशा कोशिश करो कि एक सेकेंडरी अल्टरनेट इनकम सोर्स बना लें। क्योंकि देखो, जो आप जॉब कर रहे हैं वो आप जब तक एक्टिव है तब तक आपको पैसा देती रहेगी। कल को आप इनएक्टिव हो गए, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया इंसिडेंट, तो आपके जाने के बाद पैसा जो जिस सिंगल सोर्स से आ रहा था वो खत्म, आपकी फैमिली सफर करेगी। इसलिए लाइफ में हमेशा कोशिश करो कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते रहें। वो कुछ भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। आजकल जैसे डायरेक्ट सेलिंग बहुत इजी बिजनेस मॉडल है, जिसमें बना बनाया सेटअप मिल जाता है कंपनी का। उस सेटअप में बस आपको फॉलो करना होता है, इसे कहते हैं फोटो कॉपी निकालनी पड़ती है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना होता है। बहुत सिंपल मेथड है, जिसमें इजी पुअर कैटेगरी के लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो तब भी सक्सेस पा सकते हैं, करोड़ रुपए बना सकते हैं दोस्तों। तो आपका स्वागत है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग सीखना चाहते हैं या फिर आप डायरेक्ट सेलिंग करके पैसा जनरेट करना चाहते हैं और बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं, और आप में कोई भी स्किल नहीं है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपका स्वागत है एसलीपीएस वेलनेस फैमिली में। हम हैं डायरेक्ट सेलर। यहाँ पर हम आपको ट्रेंड करेंगे कैसे आप सामानों को कंज्यूमर जो जिनको जरूरत है उनके पास पहुंचा सकते हैं और कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ज़्यादातर वीडियोस ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पर लाता रहता हूँ, सबसे पहले आपके पास में आते रहेंगे। अगर किसी तरह का डाउट फिर भी मन में चल रहा है तो मेरा नंबर हमेशा वीडियो में रहता है 9791192092। इस पर आप कॉल करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एज ए डायरेक्ट सेलर, जो कि इंडिया की बढ़ती हुई, जैसे कहते हैं फास्टली ग्रोइंग वेलनेस कंपनी है, जिस पे ऐसे महारत प्रोडक्ट हैं लाइफस्टाइल डिसीज के, चाहे उसको डायबिटीज कह लो, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कैंसर, किसी भी तरह की बीमारी शरीर में है, उनके हमारे पास पेटेंटेड सॉल्यूशंस हैं, दवाइयाँ हैं, सप्लीमेंट्स हैं, जिनका यूज करके अपने और अपनी फैमिली के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। आप जानते होंगे दोस्तों, हेल्थ इज द वेल्थ। जब हेल्थ रहेगी तो वेल्थ भी आप जनरेट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।